प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम शुरू करेंगे आलो अंधारी पाठ 92। ये तीसरा पाठ है। आलो अंधारी बेबी हालदार द्वारा लिखा गया है। बेबी हालदार इसकी जो है लेखिका हैं। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि जीवन में जब अंधकार छा जाता है तो उजाला कैसे आएगा, अंधेरे से उजाले की ओर। इस पाठ में बताया गया है जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन में जो संघर्ष है, वो हमें एक अंत में अच्छा आनंद अनुभव करवाता है, हमें एक सुख का एहसास करवाता है। इस पाठ में बताया गया है बेबी के माध्यम से। मैं अब अपने किराए के घर में थी, यानी किराए पर रहती थी वो। सब समय सोचती रहती थी कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी, यानी घर की भी तलाश कर रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है। स्वामी का मतलब होता है यहाँ पे पति। तुम्हारा पति कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों से यहाँ हो, तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है, तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता। ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती। यानी कि हर व्यक्ति या आस पड़ोस के जो लोग थे उसके पति के बारे में पूछते, अनेक प्रश्न करते, तो वो जो है उनके पास खड़ा होना भी अच्छा नहीं मानती थी। किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं थी उसकी। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला। फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई मुंह से चुक चुक आवाज निकाल कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांडने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातों यानी कि उनकी जो बातें थी उनको अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। यानी कि अपने बच्चों से जो है बातें करती, उनके बारे में बातें करती, और वो जो है जो आसपास के औरतें हैं या जो वहाँ मिलने वाले जो लोग हैं उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती। मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। 2 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिला कर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला। मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ। तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। फौरन होता है शीघ्र। वहाँ पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने कहा, सर, आपने कहा था न, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो। मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ जो औरत काम करती थी उसे मैं 800 रुपये देता हूँ, उसे 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा। उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा।
मैं 6-7 बजे तक आऊंगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों को पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानती। यदि जानती होती कि यहाँ पहले से कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। बकना होता है भला बुरा कहना। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहा, कहाँ सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर का सारा काम खत्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है, फिर भी चेष्टा तो करूँगी। चेष्टा में था कोशिश, प्रयास करूँगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की जरूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा होता है बड़े भाई, दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपए ही था, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं वो वहां पर नहीं थी। हर काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, शौच आदि के लिए। वहां भी मैंने सोचा जब सब इसी प्रकार रह रहे हैं तो मैं भी रह लूंगी। वहां भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जुबान से कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर पर ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी
में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी। इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं चिंतित थी कि मुझे और 1-2 कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसे में गुजारा कैसे होगा। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठपूर्वक मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर जाना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम वहां जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। माया मन होता प्रेम, लगाव। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है। दरकार होता है जरूरत, आवश्यकता। तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता। कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कर भी रही हूँ या नहीं, कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते हो उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हो कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे। इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। यह सब बस यही सब है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले, अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा। मैं बोली, इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या, बिना किए कोई चारा भी तो नहीं। इस पर उन्होंने कहा, देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी न। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो। मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझसे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुस कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुस कहने लगी। मैं तातुस कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो।
इस घर की लड़की हो, कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुस के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। कहने का मतलब वो बहुत कम बोलते थे। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। तातुस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुस की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। 2-1 दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी कि तातुस ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। वहाँ तुम्हें न देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुस के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था, बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग होता है धूल को झाड़ना, धूल को हटाना। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियां किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफी किताबें थी। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पुलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई तो चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन मसोस कर रह गई, यानी कि मन को मार गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6ठी-7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बातें सुन तातुस कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे बोलते थे। उन्हें देख मुझे श्री राम कृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहां से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती और
एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुस के पास खड़ी यही सोच सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर हंसते हुए झट से कहा, हाँ, कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरतचंद्र, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से क्या, लिखना पढ़ना तो अब मैं होने से रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ, तुम्हें क्या पता नहीं मैंने कितनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से किताब निकाली और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक से ही लूंगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो न, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, अमार में ये बेला तस्लीमा नासरीन। तातुस बोले, तुम यही सोच रही थी न कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना, यानी समय हो तो इसको पढ़ते रहना। प्यारे बच्चों, आज जो काम ये करवाया था है हमारा सभी इसको पाठ नंबर कापी में 3। लिख करके सभी याद इसको करेंगे। ध्यान से सभी का पढ़ेंगे, बहुत बहुत समझेंगे धन्यवाद। और